जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक और दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद। लोक भवन में यूपी की कैबिनेट बैठक। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक है, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह अहम बैठक है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। लोक भवन में भी यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक है। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही लोक भवन में ये यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और बैठक के बाद कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक लगातार जारी, कई मुद्दों पर चर्चा जारी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही है और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोक भवन में ही यूपी कैबिनेट की बैठक जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी कैबिनेट की अहम बैठक और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक है। कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक। तो लखनऊ से आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की यह बैठक लगातार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए के बढ़त बनाए हुए है। जैसे जैसे सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी दफ्तर और मंत्रिमंडल में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लखनऊ में योगी सरकार के कई मंत्रियों ने बिहार से मिल रहे रुझानों पर खुशी जताई है। मंत्रियों ने कहा है कि ये रुझान पीएम नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल, एनडीए सरकार की नीतियों और इसके साथ ही बिहार में किए गए कार्यों पर जनता के भरोसे का संकेत है। मंत्रियों के मुताबिक बिहार का जनता ने फिर से विकास और स्थिर सरकार के पक्ष में वोट किया है। शुरुआती रुझानों में दिख रही है बढ़त और इस बात का ही प्रमाण है कि एनडीए का एजेंडा लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यालयों में भी ढोल नगाड़ों की तैयारी शुरू हो गई है और कई जगह मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। बिहार में हो रही मतगणना को लेकर यूपी में भी राजनीति जो है, तापमान है उसका चढ़ता नजर आ रहा है। सभी की नजरें अब अंतिम परिणामों पर भी टिकी हुई हैं। हम सब ने कहा था कि बिहार की आम जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए हैं। मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। जो काम एनडीए ने किया है बिहार में, कानून व्यवस्था को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, नए नए उद्योग लेकर के आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम ये है कि आज बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर जो पार्टियां
बंटवारे वाली बात करती हैं, हमको धर्म जाति के आधार पर लड़ाने की कोशिश करती हैं, उनको सिरे से खारिज किया गया है। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छा संदेश। ये विकास की राजनीति जो आ रही है हमको विकसित देश बनाने में समर्थन करेगी। बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में अब गियर बदलने का समय है। जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के मिला है। जो अच्छे काम हुए उसको और गति के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। कि इस बार का जो परिणाम आएगा 2010 के परिणामों की पुनरावृत्ति होगी और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कहा था कि जो भी एग्जिट पोल है अभी लोगों ने बड़ा दब के, बड़ा संकोच करके बताया है। परिणाम आएगा तो इससे भी बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से चुनौती कभी किसी जन्म में नहीं दे सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर जिस तरह से जमीन पर काम करता है, कभी आप देखिए ना। देखिए, बिहार की जनता ने एक बार फिर से सुशासन की सरकार को चुना है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बिहार की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों में सुशासन की सरकार देखी है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पे मुहर लगाई है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर तरबरगंज विधानसभा में 10 किलोमीटर लंबी एकता यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है। यात्रा का नेतृत्व बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे ने किया है, जो कि 60 वर्ष की उम्र में ही तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ पैदल चले। आपको बता दें कि बेलसर नगर पंचायत से शुरू हुई यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और जय घोष के बीच में यात्रा का स्वागत किया गया। आखिर में डोडेटपुर में भी कंपोजिट विद्यालय में जनसभा हुई, जिसमें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। में आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल को अभिनंदन करते हुए एकता यात्रा निकल रही है। ये पूरा पखवाड़ा है। पखवाड़े में कोई विधानसभा नहीं छूटेगी जिस विधानसभा में उनकी चर्चा, उनकी चिंता न हो। देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो उन्होंने एक व्रत लिया था, उसी व्रत का अनुपालन करते हुए हम सब लोग सारी विधानसभाओं में उसको बढ़ा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में ही आपातकालीन सेवा डायल 112 को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को नए पीआरवी वाहनों की सौगात मिली है। आजमगढ़ में ही एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के दौरान ही 2 नए 4 व्हीकल पीआरवी वाहनों की विधि विधान से पूजा कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर ही एसएसपी ने नारियल फोड़कर तिलक लगाकर ही औपचारिक रूप से इन वाहनों को डायल 112 सेवा में शामिल किया। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नए पीआरवी वाहनों का शुभारंभ हो चुका है हरी झंडी दिखाकर, और इसके साथ ही डायल 112 को नई मजबूती भी मिली है और पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तिलक लगाकर ही डायल 112 शामिल किया गया है। तो आजमगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी ने ही पीआरवी का रवाना भी किया है और इसके साथ ही तिलक लगाकर एक डायल 112 शामिल किया गया है। तो आजमगढ़ जिले में ही आपातकालीन सेवा डायल 112 को ही और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को नए पीआरवी वाहनों की सौगात मिली है। आजमगढ़ में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के दौरान ही 2 नए 4 व्हीकल पीआरवी वाहनों को ही विधि विधान से पूजा कर हरी झंडी भी दिखाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौके पर ही एसएसपी ने नारियल फोड़कर तिलक लगाकर औपचारिक रूप से इन वाहनों को डायल 112 सेवा में भी शामिल कर लिया है। तो डायल 112 को नई मजबूती मिली है और इसके साथ ही एसएसपी ने पीआरवी को रवाना भी किया है। आपातकाल सेवा और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए नई पहल है और नए पीआरवी वाहनों का शुभारंभ कर दिया गया है।
112 जो इमरजेंसी पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल हैं उसको और सुदृढ़ करने और मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से 2 पीआरवी के नए वाहन आजमगढ़ पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों को आज फील्ड में उतारा गया है समन्वय कार्यक्रम। वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंगा नदी में एक हाईटेक मॉक ड्रिल कर आतंकी घटना से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। ये ड्रिल वाराणसी से ही सबसे संवेदनशील इलाके में ही आपको बता दें कि एक गंगा नदी और उसके घाटों पर ही आयोजित की गई है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। ड्रिल के दौरान ही एनएसजी और कमांडो, इसके साथ ही एनडीआरएफ के जवान और जल पुलिस और अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद रहे हैं। विशेष रूप से ही वाराणसी के आलीशान क्रूज पर कमांडोज को तैनात किया गया और अलग अलग स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाराणसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। ड्रिल के दौरान ही गंगा घाटों पर मौजूद भीड़ को हटा दिया गया और पूरे क्षेत्र को कुछ समय के लिए खाली कराया गया है, ताकि सुरक्षा बल बिना किसी बाधा के अभ्यास पूरा कर सके। तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर क्रूज पर कमांडो को तैनात किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहां पर अलर्ट नजर आने लगा है। वाराणसी में ही सुरक्षा एजेंसियों ने गंगा नदी में एक हाई टेक मॉक ड्रिल कर आतंकी घटना से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन कर दिया और यह ड्रिल है वाराणसी के ही सबसे संवेदनशील इलाकों में। आपको बता दें कि गंगा नदी और उसके घाटों पर ही आयोजित की गई है ये, और इसके साथ ही जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और लाखों पर्यटक पहुंचते हैं और ड्रिल के दौरान ही एनएसजी कमांडो और एनडीआरएफ के जवान, जल पुलिस और अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद रहे हैं। विशेष रूप से वाराणसी के ही आलीशान क्रूज पर कमांडोज को तैनात किया गया है और अलग अलग स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद रोधी कार्रवाई का भी अभ्यास किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी साथ आपको बता दें कि इस पूरे खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वाराणसी में ये हाईटेक मॉक ड्रिल किया गया है, क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी का जो 3 प्रमुख जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वो अयोध्या, मथुरा और काशी है। लिहाजा इन तीनों को लेकर विशेष इंटेलिजेंस के जो इनपुट थे वो मिले हुए थे और ये भी संभावना जताई गई थी कि दिवाली के दिन जब यहाँ पे ढेर सारी श्रद्धालुओं की भीड़ होती तो विस्फोट हो सकता है। हालांकि उस दौरान एलआईयू, आईबी और जो एनआईए के अधिकारी थे वो काशी में थे और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और तीनों जो धार्मिक पर्यटन और नगरी है इस विशेष ध्यान रखने की बात कही थी। इसी को तहत लेकर कल एनएसजी और जो सीआरपीएफ के जवान है उनकी एक टुकड़ी ने यहाँ पर विशेष मॉक ड्रिल किया था। गंगा में जो बड़ी क्रूज चलती है, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, उसमें आतंकवादियों को घुसाया गया था। फिर उसको मॉक ड्रिल कैसे उनके कब्जे से छुड़ाया जाता है यात्रियों का सकुशल, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया था। इसमें हेलीकॉप्टर के भी प्रयोग किए गए थे। पूरे घाट को खाली कराया गया था। जो एनएसजी के कमांडो थे और अचानक वहाँ के लोगों में एक चर्चा का भी केंद्र था कि इतनी ढेर सारी सुरक्षा अचानक यहाँ क्यों लगाई जा रही थी। इस सब को लेकर जो मॉक ड्रिल था वो वाराणसी के रविदास घाट पे किया गया था। फिलहाल जो चीजें हैं यहाँ पर वो काशी विश्वनाथ धाम से लेकर छोटे बड़े देवालय तक, एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक और काशी के घाटों से लेकर काशी की गलियों तक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है और इसी को लेकर लगातार जो रिहर्सल का काम है वो पुलिस की ओर से किया जा रहा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जगहों पर पुलिस जो फ्लैग मार्च भी करती हुई नजर आ रही है। जी सर, कार्रवाई की बात की जाए तो जैसे कि दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कई राज्य सतर्क भी नजर आ रहे थे। अब वाराणसी में भी ऐसे ही एक चीजें देखने को मिल रही हैं। सतर्कता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरीके का अभी देखने को मिल रहा है रवैया? देखिए, जो संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में पुलिस लगातार चक्रमण कर रही है, लगातार गश्त कर रही है। जो थर्ड जोन है जो 100 मीटर
ऊपर से और करीब 2 से 3 किलोमीटर तक उसका रेंज है, वहां पर भी उसकी निगाह रखी जा रही है। और एक आदमियों की कल देर शाम जो पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी थे वो सड़कों पर उतरे और हर एक थानेवार लगातार जो भी संदिग्ध लोग नजर आ रहे थे उनकी वो चेकिंग करते हुए नजर आ रहे थे। बाकायदा जो उनके बैग्स थे, जो गाड़ी थी, वो गाड़ी के एक पार्ट खोलकर वो चेकिंग की जा रही थी कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उनको हिरासत में लेने को प्रयास किया। चूंकि जो दिल्ली ब्लास्ट के जो आतंकी हमले की जो कड़ी है वो यूपी के कानपुर और लखनऊ से भी जुड़ चुकी है, तो लिहाजा वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है वो हर एक अति संवेदनशील इलाकों में काफी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। खुद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सड़कों पर देर शाम तक उतरकर गाड़ियों में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको लेकर वो हर संभव प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम ने गुरुवार को ही फेमस हॉस्पिटल में छापेमारी की है। ये कार्रवाई उस डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद की गई है जिसे सहारनपुर से आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल किया गया आरोप भी इसमें लगाया गया था और पकड़ा भी गया था। सूत्रों की माने तो फिर जम्मू कश्मीर के डीआईजी ताहिर अहमद भट्ट और आईबी जम्मू कश्मीर पुलिस और सहारनपुर की ही स्थानीय पुलिस की टीम ने ही अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों और स्टाफ और मैनेजमेंट से पूछताछ की है। टीम से ही सजाद भट्ट सहित कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। टीम यहाँ पे आई हुई है, इसमें डीआईजी स्तर के लोग हैं और लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस भी है और उन्होंने पूरे हमसे कुछ सवाल जवाब क्वेश्चनर था वो मांगा हमने अस्पताल को, वो सारी चीज एजेंसीज को सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। इसके अलावा जो लोग कश्मीर गए थे शादी में, जैसे मिस्टर असलम जैदी हैं, डॉक्टर बाबर हैं और एक अताउर रहमान है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री के गोदाम में हुए भीषण धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इलाके में बताया जा रहा है धमाके की वजह से आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई है, जिसके बाद राहत बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि धमाके के कारणों की गहन जांच की जा रही है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को तुरंत ही विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। किलो तक की आतिशबाजी का जो भंडारण के अलावा जो एक लाइसेंसी होता है विनिर्माण का, वो भी इनके पास था। यहाँ बनाने के लिए आतिशबाजी का बनाने का कार्यक्रम करते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अब किस तरह से हुआ है वो हमारी डिटेल फॉरेंसिक टीम इस पे जांच कर रही है कि वास्तव में हुआ कैसे है, धूम्रपान के कारण हुआ है, किसी अन्य कारण से हुआ, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। परंतु वहाँ पर 2 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी 5 लोगों को जो घायल थे उनको विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की है कि जो रिलीफ और रेस्क्यू जो थे वो उसको कराया जाए। अभी इसको कोऑर्डिनेट करके आग इसमें बुझा ली गई है और परंतु फिर भी चूंकि आतिशबाजी की चीजें रहती हैं तो लिहाजा इसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंस इसमें कलेक्ट किए जाते हैं और बाकी इसमें हम लोग डिटेल गहराई से देखेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी होती है कि घायलों का समुचित इलाज हो सके, उसको हम लोग करा रहे हैं। सर, मृतक की कोई पहचान हो पाई है कि नहीं? हाँ, 2 लोगों की पहचान भी हो गई है और घायलों की भी पहचान है और उनको अस्पताल भेजा गया। कन्नौज के तिरवा कस्बे में मौजूद MS इंजीनियरिंग हाईवेयर के मशीनरी स्टोर में ही भीषण आग लग गई। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट भी बताया जा रहा है और अचानक उठी लपटों से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने मौके पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी है और सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है।
दुकानदार के अनुसार स्टोर में रखी मशीनरी और इसके साथ ही हार्डवेयर सामान और अन्य उपकरण में जलकर खाक हो गए हैं, जिससे कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। फायर विभाग के ही अधिकारी आग की सटीक कारण और नुकसान के आकलन के लिए जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने भी आसपास के क्षेत्र में ही सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं और घटना के समय मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो आपको कन्नौज से खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई थी। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि 50 लाख का भारी नुकसान भी इस पूरे मामले में बताया जा रहा है। तो कन्नौज के ही तिरवा कस्बे में मौजूद MS इंजीनियरिंग हार्डवेयर के मशीनरी स्टोर में यह भीषण आग लगी और शुरुआती जांच में ही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। अचानक उठी लपटों से ही आसपास के लोगों में दहशत देखने को मिली है और बता दें कि स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर ही फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना जो है वो दी है और सूचना मिलते ही दमकल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। अग्निकांड में भारी आर्थिक नुकसान भी बताया जा रहा है। दुकानदार के अनुसार ही स्टोर में रखी मशीनरी और हार्डवेयर सामान और अन्य उपकरण जलकर खाक हो गए हैं, जिससे 50 लाख रुपए का नुकसान भी, उससे ज्यादा ही नुकसान बताया जा रहा है। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग के सटीक कारण और नुकसान के आकलन के लिए जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने भी आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं और घटना के समय मौजूद लोगों से भी बातचीत लगातार की जा रही है। आग लगने का कारण भी जाना जा रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।